Hello, dear scholars. Welcome again in Vandana's Study Studio. And today we are going to discuss Geography, chapter number 2. Right? So, Geography comparatively class 9th का easier है अभी starting के 3 chapters. First chapter आपको already explain किया था, सारे terms उसमें clear किए थे detail. Now here with the हमारा is about the फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात जब हम करते हैं तो ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड इन योर अर्लियर क्लासेस। 7th में आपने पढ़ा था, 8th में आपने पढ़ा हुआ था। यहाँ पर फिर से आप इसको जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, ये सोच के चलिए। और अगर वहाँ नहीं पढ़ के आए, भूल गए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बहुत अटेंशन के साथ इसको सुनना। सिट प्रॉपरली, गेट रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रीथ एंड लिसन ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड विद 100% ऑफ अटेंशन। बस आपने एक बार सुन लिया, एक बार फिर से सुन लेना, ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है। यहाँ पर पीपीटीज में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। Now, what the topics are included under this chapter? क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है? These all things are the major content of the chapter, right? So all the different physiography we are going to discuss here under this chapter. India is known as the diverse country, और ये diversity यहाँ पर हमें हर जगह देखने को मिलती है। Diverse population, diverse culture, diverse flora and fauna, and diverse land form also. ठीक है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे लैंड आइलैंड्स हैं, कहीं पे कोस्टल रीजन है। तो बहुत वैरायटी यहाँ पर देखने को मिलती है। सो ऑल दीज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट the starting of the chapter is given you, and these the some physiographic pattern here I am showing to you. So India is a vast country with various relief features. relief का मतलब क्या होता है? relief मतलब जब हम landforms की बात कर रहे हैं, relief मतलब landform, different landforms, ठीक है। सो इट इज़ रिच इन अ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। बहुत तरह के लैंडफॉर्म आपको देखने मिलते हैं। कहीं पे आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलती है, प्लेन एरिया विच इज़ एग्रीकल्चर वाइज रिच होता है, एंड समवेयर कहीं तो आपको हायर माउंटेन, और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हिल। हिल और माउंटेन में डिफरेंस होता है बेटा। यू कैन सी द प्लेट्यूज, यू कैन सी द कोस्टल रीजन, यू कैन सी द आइलैंड ग्रुप एज वेल एज द डेजर्ट एरियाज। तो डिफरेंट फिजियोग्राफी आपको देखने को कंट्री में हमारे आराम से मिल जाती है विद इन अ सिंगल कंट्री। तो अब इस फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात जब हम करते हैं, वी डिवाइड इट एज द डिफरेंट फिजियोग्राफिक फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन रेंज। सेकेंड इज द नदर्न प्लेन एरिया। थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर का मतलब होता है इंडिया का जो ये वाला पार्ट है ना, सदर्न पार्ट, इट्स कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। यानी ये गुजरात वाला एरिया का आ जाता है नीचे, पेनिनसुलर पार्ट, और इधर हम जाते हैं फिर आगे। तो ये जो सदर्न पार्ट है, इट इज़ नोन एज द पेनिनसुलर पार्ट, ठीक है। क्लास में भी आपको मैंने बताया था। सो पेनिनसुलर इंडिया, देन द इंडियन डेजर्ट जो वेस्टर्न पार्ट में है, कोस्टल रीजन, ये कहलाते हैं कोस्टल रीजन, ये वाले एरियाज जो समुद्री किनारे, ठीक है। यहाँ आपका इंडियन ओशियन है नीचे, इधर एक साइड बे ऑफ बंगाल आ जाता है, इधर अरेबियन सी आ जाता है, राइट। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, नीचे आ जाता है हमारा इंडियन ओशियन। तो ये जो लाइन है कोस्टल रीजन कहलाएगी। कोस्टल रीजन का मतलब होता है, कोस्टल का अपने आप में मतलब होता है समुद्री किनारा, बैंक ऑफ द ओशियन। तो इसको हम कहते हैं कोस्टल, उसको एक टर्म दिया गया कोस्टल, समुद्री किनारा। तो वो लैंड जो समुद्री किनारों से कनेक्टेड है, कोस्टल रीजन हो गया। एंड द लास्ट इज द आइलैंड ग्रुप। सो ऑल दीज वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। सो लेट्स मूव। तो हेयर इज़ अ सिंपल मैप विच इज़ टेलिंग यू द फिजियोग्राफिक डिवीजन। मैप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका हिमालयन माउंटेन रेंज टॉप में आ जाता है, कोस्टल रीजन दिखाए हुए हैं, वेस्टर्न में आप देख सकते हो वेस्टर्न घाट्स आर देयर, रिवर्स आर ऑल्सो इंडिकेटेड। तो ये मैप आपकी बुक से लिया हुआ है, आपकी बुक में ये एक्जैक्टली दिया हुआ है। आप इन चीज़ों को बेटा जब तक देखोगे नहीं, फिल नहीं करोगे, समझ में नहीं आएगा। सिर्फ चैप्टर देख लेने, समझ लेने से पूरा आपका रिवीजन या आप कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं होते। आपको प्रैक्टिस, पेन पेपर प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, स्पेशली मैप के केस में। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, मैप में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन श्योरली इसमें से आना है। तो कौन सा प्लेट्यू कहाँ पर है याद कर लीजिए, माउंटेन तीनों रेंज कहाँ से कहाँ है याद कर लीजिए, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन। अब ये हिमालयन माउंटेन बहुत सुंदर दिखते हैं, स्नो कवर्ड एरियाज हैं। अब जब हिमालयन माउंटेन हम बोलते हैं तो सिंपली हमें ना ये बर्फ़ वाली पिक्चर समझ में आती है सबसे पहले, बट ऐसा नहीं है कि सब जगह बस बर्फ़ ही बर्फ़ है। सम अदर हिल पार्ट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस हिमालयाज। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे। द हिमालयन माउंटेन। अब सबसे पहले अगर हम एक शॉर्ट समरी अंडरस्टैंड करें इज अबाउट द हिमालयन माउंटेन, यू हैव टू रिमेंबर दैट इट्स अ यंग फोल्ड माउंटेन। यंग एंड फोल्ड दोनों वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। यंग इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे बाद में ये माउंटेन रेंज बनी है बाकियों के कंपैरेटिवली, और फोल्ड माउंटेन इट्स इन अ फोल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से ये है क्योंकि इसकी जगह पे ना पहले टैथस सी था और लैंड अंडर से फोल्डेड पैटर्न में निकली। सो इट इज़ नोन एज द फोल्ड माउंटेन। लेटर में आपको एक पर्टिकुलर शेयर करूंगी प्रेजेंटेशन जिसमें आपको ये डिटेल होगा, बट अभी ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्ट्रेच्ड नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न बॉर्डर तक आपका ये फैला रहता है। जब हम मैप को देखते हैं, आगे मैप में डिस्कस करेंगे आपके साथ। माउंटेन रेंज रन बिटवीन द इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। जब हम
इसके इस वाले पार्ट की बात करते हैं ना, तो कश्मीर वाला एरिया, तो ये हमारा रन करता है। तो यहाँ इंदस रिवर है और यहाँ से हमारा ईस्टर्न पार्ट में आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो वहाँ तक ये माउंटेन रेंज स्ट्रेच कर रहा है, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। सो दीज आर फ्यू इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स इज अबाउट द हिमालयन माउंटेन. Now it covers the total distance of 2400 kilometer. It with the Kashmir region is 400 kilometer, whereas it with Arunachal Pradesh in 150 kilometer. यानी एक सी नहीं रहती है, कहीं इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, कहीं कम हो जाती है. So that is shown to you here that how it is varying from one place to another. You can check the detail about this difference. Himalayan mountain, when again we talk, is divided as the 3 different layers. इसको हम 3 different layers में study करते हैं. जो topmost layer है, it's called the Himadri. Then after Himachal ये बीच वाला part है. This is called the Himachal. ठीक है, middle range is known as Himachal and Shivalik is द आउटर मोस्ट रेंज. ये जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है ये है शिवालिक, बीच वाला है आपका हिमाचल, और आउटर मोस्ट सबसे पहली लेयर, सबसे टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द हिमाद्री. ठीक है, सो दीज आर द 3 डिवीजन. सो हिमालय and the division or the classification of Himalayas. तो classification of the Himalayas are shown you here. 3 parts में हम उसको स्टडी करते हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक. अब वन बाय वन हम एक एक के फीचर्स को स्टडी कर लेते हैं. अब ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 डिवीजन ऑफ हिमालयाज? हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक आर द 3 डिवीजन्स. नाउ इज इंडिविजुअली ईच इज फॉर 3 मार्क्स. 3 मार्क्स कैसे हो जाता है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हिमाद्री, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हिमाचल, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शिवालिक. ये तीनों का अलग अलग सेपरेट 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फ्रेम हो जाते हैं. तो तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आना हमको ज़रूरी है. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द हिमाद्री रेंज, टॉप मोस्ट लेयर. ये हिमाद्री रेंज है जिसमें हमें हायर माउंटेन पीक्स देखने को मिलती हैं, विच आर बेसिकली मोस्ट ऑफ मंथ स्नो कवर्ड. 5 to 6 मंथ तो ये फ्रोजन है, बिल्कुल बर्फ जमी हुई है, पत्थर बने हुए हैं बर्फ के. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेटर हिमालय और द इनर हिमालय. मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज है, एक फ्लो में चल रहा होता है. हाइएस्ट पीक इसमें होती हैं लाइक माउंट एवरेस्ट इन दिस हिमाद्री रेंज. एवरेज हाइट की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज हाइट कितनी है? द एवरेज हाइट ऑफ द हिमालयाज इज़ द 6000 मीटर. एवरेज का मतलब होता है, देखो कुछ हाइट्स तो बहुत, जैसे अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो 8848 समथिंग, शायद मैं बोल रही हूँ अभी. तो ये और सबसे नीचे वाली रेंज ओवरऑल के हम बीच का रेशियो निकालते हैं ना, तो वो हमने बोल दिया एवरेज. यानी बट ऐसा नहीं कि सारी 6000 मीटर तक हैं, कुछ इससे ऊंची भी हैं, कुछ इससे नीची भी हैं, कम हाइट भी है, ज़्यादा हाइट भी है. कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द हिमालयाज इज बेसिकली कंसिस्टिंग विद द ग्रेनाइट. अब इसका जो कोर पार्ट है बेसिकली क्या कंपोजिशन रखता है? ग्रेनाइट का कंपोजिशन रखता है. एंड दीज आर पेरेनियल स्नो बाउंड एरियाज. पेरेनियल मतलब ऑल 12 द मंथ्स, मतलब मैक्सिमम मंथ में ये स्नो कवर्ड एरियाज हैं. तो ये इतने सारे फीचर्स हैं. आप एनी 3 फीचर्स जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि टॉप वाली चीज़ें आपको लेनी है. यहाँ पर स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स को आप कंसीडर करेंगे. सम हाईएस्ट पीक की बात अगर हम करते हैं, इट्स गिवन हेयर माउंट एवरेस्ट विच इज़ इन द नेपाल 8848. यस आई एम राइट, मुझे लग रहा था मैं भूल गई हूँ, बट ओके सही थे. सो कंचनजंगा इज अ सेकेंड, जो इंडिया में लाइज करता है, उसकी हाइट कितनी है? तो ये आपको यहाँ पर कुछ माउंटेन रेंज शो किए हुए हैं. दीज ऑल आर द हाईएस्ट माउंटेन पिक्स जो कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, बट अप्रॉक्स यू कैन सी 8000 से 7000 में ये लाइज कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये आपके एग्जाम में ये चीज़ें नहीं पूछी जानी है, बट आपको एज एन इन्फॉर्मेशन, सोशल मीन्स जीके ऑल्सो, तो आपको पता होना चाहिए. सेकेंड लेयर आ जाता है हमारा हिमाचल. हिमाचल यानी हिमाद्री के नीचे, उससे थोड़ी कम हाइट की जो माउंटेन रेंज है वो कहलाता है हिमाचल वाला रीजन. अब इसके फीचर्स की बात करें तो लेसर हिमालय ये कहलाता है, मिडिल हिमालय भी कहलाता है, एंड ऑल्टर्ड रॉक फॉर्म में ये हमको देखने के लिए मिलता है. ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट. व्हाट इज़ द ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट. जब हम ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये ऑल्टीट्यूड है, ठीक है, यानी हाइट. सो ऑल्टीट्यूड कितना है? वराइज करता है 3700 से लेके 4500 तक में. एवरेज विड्थ की बात करते हैं तो 50 किलोमीटर के पास में है. अगर इसके मेजर पासेस की बात करते हैं तो पेर प्रांजल रेंज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट एवरेज रेंज इस पर्टिकुलर हिमाचल वाली रेंज में आती है. एंड दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस टूरिस्ट हिल स्टेशंस ऑल्सो लाइक कश्मीर, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, हिमाचल प्रदेश, ये सारे क्या है? टूरिस्ट प्लेस हैं. ठीक है, तो विंटर में यहाँ पर 2-3 महीने तो काफ़ी ज़्यादा स्नो रहता है, बाकी ये बहुत अच्छा होता है स्पेशली समर पे. तो बहुत सारे टूरिस्ट इन एरियाज़ को विजिट करने आते हैं. और लास्ट में आ जाती है हमारी शिवालिक रेंज. शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट. आपके नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा, है ना, भवाली, ये सब किस में आता है? शिवालिक रेंज. फुट हिल्स, इसको हम फुट हिल्स भी बोलते हैं. सो इट इज़ नोन एज फुट हिल्स. समझ में आ रहा है आपको नाम से? यानी पैरों में जो है, यानी सबसे नीचे जो है, सबसे ऊपर हिमाद्री हायर रेंज, उसके बाद उससे कम हाइट हो गई हिमाचल, और सबसे कम हाइट हो गई शिवालिक की. तो अब इसके क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट इज आउटर मोस्ट रेंज है, सबसे बाहर वाली रेंज हो गई, सबसे नीचे वाली. विड्थ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती
होती, 10 to 50 किलोमीटर के पास में होती है। इसके ऑल्टीट्यूड की बात अगर हम करते हैं, यानी हाइट, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, 900 मीटर के पास में होती है। इट कंपोस्ट ऑफ द सेडिमेंट बॉट टू डाउन द रिवर, मेनली हिमालयन रेंजेस। अब जो कुछ ऊपर से नदी बहाती है, काफ़ी कुछ बड़ा बड़ा लोड यहीं पर छोड़ती जाती है। एंड इट्स कवर्ड विद द थिक ग्रेवल एंड द एल्वियम ऑल्सो। रिवर्स अपने साथ यहाँ पर ड्रेन करने लगती हैं, सेडिमेंट करने लगती हैं। दून्स आर ऑल्सो देयर, लॉन्टिट्यूडनल वैलीज लोकेटेड बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक, दैट एज एग्जाम्पल देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये सब जो एरियाज हैं ये कहाँ लाइज करते हैं, शिवालिक रेंज में। ठीक है, दून क्या होता है बेसिकली, दैट इज द लॉन्जिट्यूडनल वैली लोकेटेड बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक, यानी मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो एक फ्लैट एरिया बन जाता है, प्लेन एरिया, वैली। ठीक है, मतलब जो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ कम होता है, बिल्कुल खड़े पहाड़ नहीं होते, जहाँ पर सेटलमेंट ईजी होता है, जैसे देहरादून, जहाँ पर आपको फ्लैट लैंड दिखेगी, और यानी ऑफ कोर्स उसमें एक तरफ स्लोप है बट अ फ्लैट लैंड, जहाँ पर सेटलमेंट अच्छा खासा हो जाता है। तो देहरादून इज अ बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज द हिमालयन माउंटेन, इज अगेन डिवाइडेड फर्दर एज, अब ये तो हमने पढ़ा दैट द सिंपल लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं ना, यानी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ जब आप जा रहे थे तो आपने 3 डिफरेंट रेंजेस पढ़ी। सबसे ऊपर था हिमाद्री, सेकंड वाज द हिमाचल एंड थर्ड वाज द शिवालिक। ये नॉर्थ टू साउथ की तरफ हम बढ़े, बट अगेन फर्दर डिवीजन वी स्टडी हेयर इज एज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब रिवर वैलीज के थ्रू भी ये डिवाइडेड होता है, और इसको हम इन 4 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, मेनली 4 पार्ट्स, पंजाब हिमालय, सेकेंड इज अ कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड आसाम हिमालय। दिस डिवीजन ऑल्सो विल बी आस्क्ड टू यू ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर वैलीज। तो इसको हम देखेंगे इस विद द पंजाब हिमालय क्या होता है, दैट हिमालय लाइज बिटवीन द रिवर इंदस एंड सतलुज। अब आपको याद रखना है, मैंने आपको फेयर कॉपी में भी, क्लास में भी बेटा मैंने ये चार्ट आपको बनवाया था, और तभी मैंने बोला था इसको लर्न कर लीजिए। इंदस से सतलुज वैली के बीच का जो एरिया है, लैंड मास एरिया, पंजाब हिमालय कहलाता है। इट इज़ रीजनली नोन एज द कश्मीर हिमालय और हिमाचल प्रदेश। अगर एक्चुअल में स्टेट नेम को आप देखेंगे तो इन नामों से आपको एरियाज मिलते हैं। नेक्स्ट इज द कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय कौन सी रिवर के बीच में आता है, सतलुज तक वहाँ था, फिर सतलुज से काली रिवर के बीच में जो एरिया आता है उसको हम कुमाऊं हिमालय कह रहे हैं। बेसिकली हम लोग इसी कुमाऊं हिमालय को रिलेट कर रहे हैं। थर्ड इज द नेपाल हिमालय विच इज बेसिकली इन द रिवर काली एंड तेस्ता। तेस्ता रिवर और काली के बीच का एरिया बन गया है कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। तो आप देख रहे हो ना, सबसे पहले उधर से आपका स्ट्रेच होते चल रहा है, पंजाब कश्मीर वाला एरिया, देन नेपाल एरिया। तो वी आर काउंटिंग वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की, यानी ये वाला पोर्शन हम काउंट कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं कि पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, राइट, आसाम हिमालय। आसाम हिमालय ऑफकोर्स आसाम के पास में जो है, अब इसमें रिवर्स कौन सी आती हैं, रिवर तेस्ता और रिवर दिहांग। इन दोनों रिवर के बीच में जो स्ट्रेच एरिया है वो कहलाएगा हमारा आसाम हिमालय। पूर्वांचल, और लास्ट में आता है पूर्वांचल। अब पूर्वांचल, इसमें जगह खाली है, मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रही हूँ। जो हमारा इंडिया का मैप काउंट होता है, अभी मैप में भी पीछे आपको दिखाएंगे, तो ये शार्पली यहाँ से ना बैंड हो जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये लैंड यहाँ पर बैंड हो रही है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है, अब ये डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा, ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट है ना, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये हिल्स धीरे से टर्न हो जाती है। इनका शेप इस तरह से है कि ये टर्न होते हुए यू शेप बनाती हैं। आप मैप को देखोगे इंडिया के, तो यहाँ यू टर्न लेती है और साउथ की तरफ टर्न हो जाती है। तो ये कहलाता है पूर्वांचल। ठीक है, इट इज़ नोन एज पूर्वांचल। तो इसी को हम यहाँ पर पूर्वांचल बोल रहे हैं। पूर्व मतलब ईस्ट डायरेक्शन। सो अब हेयर अगेन आई एम मार्किंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मार्क कर दे रहे हैं, इज अबाउट द पूर्वांचल। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पूर्वांचल। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। दैट ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री। अब इसको बाउंड करने वाली रिवर बॉडी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। Beyond the Dihang Gorge or the Himalayas bend sharply south and spread along with the eastern boundary. पूर्वांचल की रेंज बना देती है ये वाली लेयर, विच इज़ नोन एज द पूर्वांचल, यानी हिमालयाज स्लोली हिल्स में कन्वर्ट हो रहा है और पूर्व की डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में स्ट्रेच होते हुए ये यू टर्न लेता है और साउथ की तरफ आ जाता है। इसको हम बोल रहे हैं पूर्वांचल रेंज। एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच इज सेडिमेंट्री रॉक। बेसिकली ये सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। द पूर्वांचल कंप्राइजेज, अब इसमें कौन सी हिल्स हैं, पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, मीजो हिल्स है। ये वाली हिल्स इन एरियाज में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, पूर्वांचल ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के एरिया में। नाउ नेक्स्ट फिजियोग्राफी इज द नर्दर्न प्लेन। अब नर्दर्न प्लेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इट इज़ रिच इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर वाइज जो सबसे रिच एरिया आता है वो होता है एग्रीकल्चर। यहीं पे सबसे ज़्यादा जो फार्मिंग होती है वो इसी एरिया में होती है। क्यों, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, एलुवियल सॉइल डिपॉजिट यहाँ पर रिवर्स के थ्रू हो जाती है, इसलिए सबसे अच्छा एग्रीकल्चर यहीं पे होता है। सो नर्दर्न प्लेन एरिया इज ऑल्सो वी स्टडी हेयर और गिवन इन योर NCERT एज द डिवाइडेड फ्रॉम। इट इज़ मेनली फॉर्म्ड बाय द 3 रिवर सिस्टम। दीज 3 रिवर्स आर रिवर इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन 3 रिवर सिस्टम से मिल करके बना है आपका नर्दर्न प्लेन एरिया।
ठीक है। इनसे मिलकर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रिवर्स एंड एरियाज को ड्रेन करती हैं, तो एलुवियल सॉइल यहाँ पर हर बार स्पेशली आफ्टर द रेनी सीजन इसका एलुवियल डिपॉजिट बढ़ जाता है, जो इसकी फर्टिलिटी को इन्हांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। एंड क्योंकि एलुवियल सॉइल कलेक्ट हुई है तो इसकी सॉइल कौन सी होगी, एलुवियल टाइप ऑफ सॉइल। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये स्प्रेड करता है एरिया, 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड एरिया है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पर है। अच्छा, अब इस वाले पॉइंट को आप ज़रूर से ये भी ध्यान रखेंगे, वाई द नर्दर्न प्लेन एरिया इज़ हाईली पॉपुलेटेड एरिया। वाई? सबसे इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर और ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर इट इज़ हाईली फर्टाइल, सबसे अच्छा एग्रीकल्चर है, तो सारे मैक्सिमम प्रोडक्शन वर्क यहीं पर हो रहा था, तो मैक्सिमम फार्मिंग फैमिली भी यहीं पर सेटल्ड है, ये तो मेन रीज़न हो गया। अब इसके अलावा और पॉइंट हम क्या काउंट कर लेंगे, क्लास में भी आपसे डिस्कस हुआ था पॉइंट, इज दैट फर्स्ट फेवरेबल, सेकंड पॉइंट इज फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर मिल जाती है। नंबर थर्ड, इवन लैंड मिल जाती है तो रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह अच्छा होता है, एज वेल एज द हॉस्पिटल फैसिलिटी, मार्केट फैसिलिटी इज इजीली अवेलेबल, तो जो यहाँ पर सेटल है वो आराम से इसको मैनेज कर लेते हैं। ऑल द गुड स्कूल एंड कॉलेज फैसिलिटी इज ऑल्सो रिलेटिंग टू द एजुकेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस प्लेन एरिया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन द नर्दर्न प्लेन एरिया। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा जॉब सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो वो इंडस्ट्रीज भी प्लेन एरियाज में ही होते हैं। दैट इज द रीजन पॉपुलेशन इज डेंस इन प्लेन एरियाज। अब इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन हो जाएगा, थिनली पॉपुलेटेड माउंटेनियस, और माउंटेन और हिल्स आर थिनली पॉपुलेटेड, बहुत कम, थिन मतलब कम, पतला, कम है वहाँ पर पॉपुलेशन। क्यों? ये जो पॉइंट हमने यहाँ पढ़े इसके जस्ट अपोजिट वहाँ आ जाता है, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है। ठीक है, सेम चीज़, यहाँ इवन है वहाँ अनइवन लैंड है, यहाँ फेवरेबल है वहाँ कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं, हिल्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं। बेटर मार्केटिंग एंड स्कूलिंग कॉलेजिंग फैसिलिटी इन द प्लेन एरिया विच इज कंपेरेटिवली वेरी लेस इन द माउंटेन और द इंटीरियर पार्ट जो कम हो जाती हैं, तो ये आपका डिफरेंस भी बन जाएगा। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑफकोर्स रिच इन सॉइल, क्योंकि एलुवियल सॉइल लेकर के आता है, और गुड अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर इजीली मिल जाता है एग्रीकल्चर के लिए। सो एग्रीकल्चर वाइज और एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, नर्दर्न प्लेन, राइट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस नर्दर्न प्लेन एरिया। नर्दर्न प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है पूछेंगे तो ये लास्ट वाला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी एग्रीकल्चर वैल्यू ज़्यादा है। नर्दर्न प्लेन एरिया को भी हम डिवाइड करते हैं, रिवर्स के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होता है, एंड अगेन इज ऑन द एलुवियल डिपॉजिट। दो तरीकों से हम इसको स्टडी करते हैं। रिवर्स कमिंग फ्रॉम हिमालयाज इन्वॉल्व इन द डिपोजिशन वर्क। डिपोजिशन मतलब जो भी लोड ये अपने साथ लेकर के आती हैं, इसको यहाँ पर ये क्या करती हैं, छोड़ते हुए चलती हैं। वो सारा मटेरियल जब कलेक्ट होते जाता है, एंड एलुवियल यानी पेड़, पत्थर, एनिमल, जो भी कुछ रास्ते में मिला सब बहा के लाई, और वो फिर एज एन ए डेट फॉर्म कलेक्ट हो जाता है। एलुवियल सॉइल भी कट करके ला रही है, सॉइल इरोजन करते हुए भी ला रही है, सब कुछ छोड़ते चलती है, डिपॉजिट करते चलती है। In the lower course, due to the gentle slope, the velocity of the river decreases, which resulted in the formation of the riverine island. Also, riverine island क्या होते हैं? Riverine island is river के बीच में भी छोटे छोटे से ना island land masses बन जाते हैं। Island आपको पता है, ये island is a land mass area which is covered from the water bodies all four sides. ठीक है, यानी ये पूरा हमारा चारों तरफ हमने काउंट किया कि पानी है, और सेंटर में इसकी लैंड मास एरिया है। तो ये जो सेंटर का ये जो प्लेन एरिया है ये कहलाता है आपका आयरलैंड। ठीक है, अब चारों तरफ ये वाटर वाटर वाटर, चारों तरफ वाटर है, बीच में चारों तरफ पानी से घिरा हुआ जो लैंड मास है उसको हम बोल रहे हैं क्या, आइलैंड ग्रुप। तो अब ये जो आइलैंड ग्रुप है ये जनरली आप ओशन सीज में तो पढ़ते ही हैं। एट द सेम टाइम सम स्मॉल आइलैंड्स आर क्रिएटेड विद इन द रिवर। बड़ी, जैसे ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी रिवर है, तो इसके बीच में ना छोटे छोटे टापू, इसको हिंदी में बोला जाता है टापू, तो छोटे छोटे टापू जिसको हम आइलैंड बोल रहे हैं, तो रिवर के बीच में तो रिवराइन आइलैंड हो गए। मंजुली, अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एमसीक्यू में, आप याद रखेंगे। माजुली इज इन ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का इनहैबिटेड आइलैंड, सबसे बड़ा इनहैबिटेड आइलैंड कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में। क्या नाम है इसका, माजुली। देन इज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जो रिवर को ज्वाइन करती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स, बहुत सारी धाराएं मिल करके एक बन जाती हैं। ये एक रिवर चल रही है रास्ते में, इसको बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स ने ज्वाइन किया, तो ये जो एडिशनल रिवर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये ब्रांचेज, ये होती हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जो ट्रिब्यूट कर रही हैं, इसको दे रही हैं पानी, तो ये हो गई ट्रिब्यूटरीज। इसको हटा देते हैं यहाँ से। एंड एट द सेम टाइम जो फिर आगे चल के रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डेल्टा में। अब क्योंकि स्लोप कम होता है, तो ये एक साथ वाटर जो भी बैरियर आगे आता है, जैसे थोड़ा सा भी अपलिफ्टेड लैंड आया, पत्थर बुलडोजर आ गया, ये इसको हटा नहीं पाएगी, ये अपना रास्ता यहाँ से नहीं जा पा रही है, इधर चली जाएगी, यहाँ से रास्ता नहीं मिला, इधर चली जाएगी, इस तरह से डिवाइड हो जाती है और डेल्टा बनाती है लास्ट में। एंड दीज आर एज द ट्रिब्यूटरीज। ये जो अलग अलग स्ट्रीम बढ़ गई, तो ये बन गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, तो ये बन गई डिस्ट्रीब्यूटरी। अब इसको हम कर देते हैं क्लीन एंड डू। Now,
Distributaries, that is the lower course is split into the numerous channel due to the deposition of the silt and these channels known as the distributaries. तो आपको मैंने बोर्ड में क्लास में भी ये चीज़ समझाई हुई थी. नदन प्लेन एरिया का डिवीजन जब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने हिमालय का डिवीजन पढ़ा, हेयर ऑल्सो 3 सेक्शंस हम इसके यहाँ पर डिवाइड करते हैं. सो दीज आर नदन प्लेन एरिया, पंजाब प्लेन एरिया, गंगा प्लेन एरिया और ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया. ठीक है. अब ये व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेन एरिया या समटाइम इट इज़ नोन द बेसिन ऑल्सो, यानी जो रिवर जिस एरिया को ड्रेन करती है उस रिवर के नेम से वो एरिया बन जाता है बेसिन. ठीक है. बेसिन का मतलब अ पर्टिकुलर लैंडमास एरिया विच इज़ ड्रेन बाय या स्पेशल और स्पेसिफिक रिवर सिस्टम. जैसे रिवर गंगा ने उसको ड्रेन किया, रिवर गंगा उसको वहाँ से पानी देते हुए आगे निकली, तो वो एरिया जो रिवर गंगा ने इरीगेट किया वो कहलाएगा गंगा बेसिन. रिवर इंदस ने किया होगा तो इंदस बेसिन कहलाएगा. तो वही एरिया वो रिवर के साथ ही ये नाम बन गए प्लेन एरिया. प्लेन एरिया उस रिवर ने ड्रेन किया तो ये बन गया पंजाब प्लेन एरिया बनाया इंदस रिवर ने, गंगा प्लेन एरिया बनाया रिवर गंगा ने, और ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया बनाया ब्रह्मपुत्र रिवर ने. ठीक है. तो ये 3 डिवीज़न हमें दिए हैं. इस तरह से हमें 3 प्लेन एरिया का डिवीज़न मिलता है. नेक्स्ट इस 1 बाय 1 इसको हम शॉर्ट मैप से डिस्कस कर लेते हैं. व्हेन वी टॉक द पंजाब प्लेन एरिया, सो ऑफ कोर्स पंजाब स्टेट आपको पता ही है वेस्टर्न पार्ट में है, एंड इंडस इट्स ट्रिब्यूटरीज. इस एरिया में जो मेन रिवर फ्लो करती है जिसको हम काउंट कर रहे हैं इसके फॉर्मेशन के लिए, तो दैट इज़ द रिवर इंदस, और इसकी बहुत सारी अदर ट्रिब्यूटरीज भी हैं. इसका बड़ा पार्ट काफ़ी पाकिस्तान की तरफ स्ट्रेच हो जाता है आगे चलकर. इंदस एंड इट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, बीज है, सतलुज है. ये सारी हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और यहाँ पर जो भी अपने साथ सिल्ट और एलुवियल सॉइल डिपॉजिट लेकर के आती है वो सब यहाँ पर ये फिर सेडिमेंट करने लगती है. नाउ दिस सेक्शन इज डोमिनेटेड बाय दोआब. दोआब का मतलब क्या होता है? दोआब मीन्स द लैंड ऑफ 2 रिवर्स. ठीक है. वो लैंड जो 2 रिवर्स ने, एक रिवर यहाँ से आ रही है, एक रिवर यहाँ से आ रही है, दोनों रिवर्स ने इस लैंड एरिया को ड्रेन किया, तो ये क्या कहलाएगा? दोआब. तो पंजाब इसी तरह का दोआब है जहाँ पर 2 रिवर ड्रेन करी है, बहुत सारी स्ट्रीम्स उसको ज्वाइन करती हैं. दूसरा आ जाता है गंगा प्लेन एरिया, एक्सटेंडेड बिटवीन द घाघरा एंड तेस्ता रिवर एंड इट्स स्प्रेड हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. तो इतने सारे स्टेट को क्रॉस करते हुए, ड्रेन करते हुए ये रिवर जो गंगा है ये आगे चलती है. तो बहुत सारे एरियाज़ को ये देखिए कवर करती हुई आगे फ्लो होती चल रही है. दैट इज़, अब ये पूरा एरिया, ये जितना भी एरिया है इसने ड्रेन किया, ये तो आपको ओवरव्यू दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है. अब एक्चुअल में देखोगे तो बहुत बड़ा है ना. तो ये जितना एरिया ड्रेन किया है ये सारा एरिया क्या बन जाएगा? हिमालय गंगा प्लेन एरिया, या फिर आप कह सकते हैं गंगा बेसिन एरिया. ठीक है. रिवर गंगा ने उसको ड्रेन किया. नेक्स्ट इज रिवर ब्रह्मपुत्र प्लेन पर्टिकुलरली लाइज इन आसाम. जब ये ओरिजिन इसका बेसिकली रिवर इंदस एंड रिवर ब्रह्मपुत्र बोथ आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तिब्बत नियर द मानसरोवर लेक. दोनों का ओरिजिन वहाँ पर है. रिवर इंदस पंजाब और हिमाचल की तरफ को मूव करती है, कश्मीर की तरफ में लद्दाख से होते हुए आगे जाती है. ब्रह्मपुत्र तिब्बत एरिया को क्रॉस करते हुए सीधे सीधे अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है. अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेते हुए ये एंटर करती है हमारी कंट्री इंडिया में. तो इनिशियली इसके नेम अलग हैं, वहाँ पर ये अलग अलग नामों से जानी जाती है. एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ नॉट ब्रह्मपुत्र व्हेन इट एंटर इनटू द कंट्री. इनिशियली जिस प्लेस पर ओरिजिन होती है वहाँ पर इसको तांग्सपो रिवर के नाम से जानते हैं, फिर दिहांग रिवर बन जाती है. आसाम में आने के बाद ये रिवर गंगा से मीट करती है और गंगा के साथ दिहांग रिवर मिल करके बनाती है रिवर ब्रह्मपुत्र. राइट. और फिर ये काफ़ी वाटर वॉल्यूम इसका काफ़ी बड़ा होता है. एक्चुअल में आप इसे देखेंगे तो एक सी की तरह लगता है, हॉराइजन दिखाई देता है हमें सीधे इसका. जाके देखिएगा जब कभी मौका मिले तो बहुत सुंदर और अच्छा दिखाई देता है इसका व्यू. अब नॉर्दर्न प्लेन एरिया को, ये तो आपका था पहला डिवीज़न जिसमें हमने गंगा प्लेन, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन. सेकंड तरीके से जब हम डिवीज़न करते हैं तो इसकी सॉइल और एजेस ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है. सो हेयर वी डिवाइडेड एज द भाबर, तराई, बांगर एंड खादर. ठीक है. तो कैसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं? जैसे जैसे रिवर ड्रेन कर रही है, सबसे पहले रिवर यहाँ ही बड़े बड़े बुलडोजर इसने यहाँ छोड़ दिए, भाबर का एरिया बना. उसके बाद ये तराई में आती है, यानी आप जिस एरिया में रह रहे हो, ये जो आपका पंथ नगर है, ये कौन सा रीजन है? तराई एरिया. तराई का मतलब यहाँ पर वाटर लेवल काफ़ी अच्छा होता है और एग्रीकल्चर वैल्यू इस जगह की काफ़ी अच्छी है. फिर बांगर, यहाँ पर तराई यानी मॉइस्चर कम हो जाता है, और खादर लास्ट वाला सॉइल होता है, ये भी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर फाइन लेयर ऑफ सॉइल बिछ जाती है. 1 बाय 1 अगर हम इसको स्टडी करते हैं, आपको बुक में पैराग्राफ दिया हुआ है, इससे स्पेशली ये स्ट्रेच करता है. पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर ऑल्सो. एंड आई थिंक इस वाले चैप्टर का तो मैंने आपको पूरा डिटेल PDF दे करके कंप्लीट करने को कहा था, लर्न. सो दैट इज़ ड्यूरिंग द रेनी डे, इफ़ यू रिमेंबर. तो शायद ये आपने किया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको चेक करेंगे. सब कुछ मैंने आपको पहले भी भेजा हुआ है. सो 8 to 6 किलोमीटर तक ये काउंट किया करता है स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स के थ्रू. आगे इसके हम पैरेलल काउंट कर रहे हैं जो विड्थ है. एंड इट इज़ नोन एज द भाबर एरिया. ऑल द स्ट्रीम डिसअपेयर इन दिस भाबर बेल्ट. बहुत सारी स्ट्रीम्स मर्ज हो जाती हैं, अलग अलग जो थी अब एक रिवर बन के आगे चलने लगती हैं. तराई रीजन बेसिकली साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम ऑफ द रिवर रीएमर्ज एंड क्रिएट द वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन. तो यहाँ पर ना आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमें दलदली ज़मीन और मॉइस्चर लेवल काफ़ी ज़्यादा मिलता है, इसीलिए इसको तराई
मतलब फुल ऑफ मॉइस्चर। सो क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, सनलाइट भी अच्छी खासी होती है, तो थिकली फॉरेस्टेड एरिया ये होता है विच इज़ फुल ऑफ द वाइल्ड लाइफ। तो बहुत तरह के एनिमल्स आप देखते हैं ना, आपका जो टांडा रेंज है और इस तरफ जो जंगल पड़ेगा वहाँ पर हमें एलिफेंट, फॉक्स और बहुत सारे एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट द एग्रीकल्चर एंड लैंड वॉज सेटल माइग्रेंट फॉर द पाकिस्तान एंड पार्टीशन। अब ये जो वाला एरिया है ना, बेसिकली आप जो मेनली सपोज मैं आपको समझाने के लिए सिंपली अगर लूँ तो आपका जो रुद्रपुर वाला जोन है, ये पर्टिकुलर रुद्रपुर एरिया पर्टिकुलर एक पीरियड पे पूरा जंगल जंगल था। तो ब्रिटिशर्स ने जब इस एरिया को सेटल करने की कोशिश की कि भी लोग बाग यहाँ के भी बसें सेटलमेंट हो सके और ट्रांसपोर्ट को हम रोडवेज को आगे बढ़ाएं, तो पॉपुलेशन को उस पीरियड पे फ्रीडम वाले टाइम पे ही लोगों को बहुत 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 लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। बाद में धीरे 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 सेटलमेंट बढ़ता गया। अब लास्ट के 50 डिकेड्स की बात हम करते हैं तो डेवलपमेंट शुरू हुआ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा, स्पेशली लास्ट 20 डिकेड्स में 20 ईयर्स में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि ये रुद्रपुर का जोन कितना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन चुका है। ठीक है, अब ये सब कुछ हमारे तराई का ही पार्ट कनेक्टेड आ जाता है। देन आफ्टर द बांगर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज फॉर्म बाय द एलुवियल सॉइल। ये अच्छी सॉइल होती है क्योंकि जैसे जैसे रिवर आगे जाती है वो फाइन पार्टिकल्स को सेडिमेंट करते हैं। पहले बड़े बड़े पत्थरों को, जैसे जैसे स्लोप कम होता है वैसे वैसे स्पीड जब रिवर की कम होती जाएगी, स्टार्टिंग में तो वो तेजी से चल रही है, फिर थोड़ा सा उसकी स्पीड कम हुई, यहाँ उसने बड़े बड़े पत्थर डाले, फिर स्पीड कम हुई तो फाइन लेयर डाली और लास्ट में वो पूरा जो लास्ट सिल्ट है, फाइन लेयर ऑफ सॉइल जो होगी वो लास्ट में बिछाती है। तो बांगर वाला पार्ट वो है जहाँ पर ठीक ठाक सी मिट्टी एलुवियल सॉइल उसको मिल जाता है एंड रिवर्स प्रेजेंट एज अ टेरेस लाइक अ फीचर। यहाँ पर टेरेस लाइक फीचर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड द भांगर एंड द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन द, कौन सी पर्टिकुलर डिपॉजिशन हमें मिलता है यहाँ पर, दैट इज विद द कैलकेरस डिपॉजिट लोकली नोन एज द कंकड़। छोटे छोटे कंकड़ इसमें होते हैं काफ़ी ज़्यादा इस वाली लेयर में, इसको हम बोलते हैं बांगर एरिया। नेक्स्ट इज द खादर, जो न्यूली यंग डिपॉजिट रखता है सॉइल का, मतलब लास्ट में जो अपने साथ बहा के लाई हुई सॉइल होती है वो फाइनली लास्ट में 1 2 3 4th वाले पार्ट में आकर के ये जो खादर है अपनी सॉइल कलेक्ट कर देती है। इसके आगे इसकी स्पीड बिल्कुल खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो बिल्कुल फाइन लेयर ऑफ सॉइल भी जो होती है ना वो यहाँ पर इसको क्या करती है, सेडिमेंट करते चलती है, ये लेयर यहाँ पर बिछा देती है। तो ये यंगर डिपॉजिट होता है फ्लड प्लेन एरिया का, खादर एरिया। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, दस आइडियल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर ऑल्सो। बढ़िया इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब इसके बाद तीसरी फिजियोग्राफिक डिवीजन आती है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू पार्ट कौन सा होता है, जिससे बेसिकली इंडिया का, ये गुजरात से नीचे को जब हम आ रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है इंडिया का, इट इज़ नोन एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, दिस पार्ट, यहीं पर आपको प्लेट्यू पार्ट मिलते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इट इज़ द टेबल लैंड कंपोजिशन। अब प्लेट्यू होता क्या है बेटा, प्लेट्यू इज, सपोज आपको सिंपली यहाँ पर दिखाते हैं, देखो दीज आर एज आई एम ड्राइंग हेयर इज द माउंटेन्स जो कोनिकल होते हैं। हिल्स क्या होती हैं, हिल्स आर कंपैरेटिवली नॉट सच अ कोनिकल पोर्शन, इसमें थोड़ा सा ऊपर से एलिवेशन कम हो जाता है। हिल्स कुछ इस तरीके की होती हैं, ऊपर से कोनिकल ये नहीं होती हैं, ये हिल्स हैं। और प्लेट्यूज क्या होते हैं, ऊपर तो जाते हैं बट ये टॉप में फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, दीज आर द प्लेट्यूज, नीचे से अपलैंड हैं बट ऊपर जाकर के फ्लैट लैंड बन जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द प्लेट्यू। ठीक है, ये हो गए आपके माउंटेन, ये हो गई आपकी हिल और ये हो जाते हैं प्लेट्यूज। तो ये तीनों अपलैंड ही हैं बट तीनों में आपको चेंज ये देखने को मिलता है, तो इससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सो इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, दस मेकिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द ऑल्डर। अब इनिशियली आपका ये पोर्शन हट चुका है, अभी पहले आपके सिलेबस में था कि इनिशियली ना अफ्रीका इंडिया ये लैंड मासेस मिलियन ऑफ ईयर्स बैक की बात जब हम करते हैं तो ये एक था। धीरे धीरे जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। अर्थ इज जो क्रस्ट एरिया है बहुत सारी प्लेट से मिलकर के बना है, जिसको आप रॉक्स भी बोल रहे हैं इसे, तो वो सारी प्लेट मूव करती हैं बैकवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स्ड होती हैं, तो जो मूवमेंट होती है तो धीरे धीरे स्विच करती हैं, शिफ्ट होती हैं और धीरे 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 एरिया ना मूव करता गया, शिफ्ट होता गया। तो लैंडमास एरिया हमारा धीरे धीरे बढ़ता गया दूसरी डायरेक्शन। और ये 1 महीने 1 साल का काम नहीं होता, सालों की प्रोसेस होती है। इसी तरह से जैसे जो अफ्रीका वाला रीजन है ना, वहाँ पर भी ये डिटेक्टेड है कि जो नदर्न पार्ट है वो धीरे धीरे डिवाइड होता जा रहा है, अंदर से धीरे धीरे प्लेट्स मूव कर रही हैं। चलिए, फिलहाल ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है तो इसको हम डिटेल नहीं जा रहे हैं। सो दिस प्लेट्यू हैज़ अ ब्रॉड शैलो वैली एंड अ राउंड हिल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह का कंपोजिशन होता है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि हम यहाँ डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो आपको डिवीजन दिया हुआ है सबका। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ऑल्सो अगेन डिवाइडेड एज द 3 डिफरेंट पैटर्न्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू को जब हम डिवाइड करते हैं वी स्टडी एज द सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड इज द डेक्कन प्लेट्यू। दो को हम मेजरली कंसिस्ट करेंगे यहाँ पर। अब सेंट्रल हाईलैंड से हमारा क्या मतलब है, दैट इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। उसके ऊपर का नर्मदा रिवर, यानी अगर मैं आपको मैप शो करती हूँ यहाँ पर, तो ये हमारा सदर्न पार्ट है। ठीक है, आपकी नर्मदा रिवर गुजरात के जस्ट नीचे यहाँ पर आती है, तो इससे ऊपर, इसके ऊपर जो लैंडमास एरिया है ये आपका कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड। ओके,
इट इज़ अ सेंट्रल हाईलैंड। द विंध्यास रेंज इज बाउंडेड विद द, अब यहाँ पर जो हमें माउंटेन रेंज मिलती है वो कौन सी है, इसके पैरेलल रन करती है विंध्यास रेंज, वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। आप मैप में चेक कर सकते हैं, साथ में मैं मैप आपको ऐड करके यहाँ दिखा रही हूँ, आपकी बुक में मैप दिया हुआ है। द ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड भगेलखंड। आगे ये जो स्ट्रेच होता है किस तरफ को, ये जो इस तरफ को आगे बढ़ रहा है, तो इसको कैटेगराइज किया हुआ है विद 2 डिफरेंट नेम्स। वो दोनों नेम है आपके बुंदेलखंड एंड भगेलखंड, इस नाम से इनको जाना जाता है। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू इज द ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर इस तरह का शेप डेक्कन प्लेट्यू का आता है। ये देखो अगर मैं आपको मैप में दिखा रही हूँ तो ये डेक्कन प्लेट्यू, ये पोर्शन आपका है डेक्कन प्लेट्यू विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। तो व्हाट इज द शेप ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ट्रायंगुलर। वन मार्क क्वेश्चन। लैंड मास एरिया दैट लाइज टू साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, अब ये कहाँ आता है, नर्मदा रिवर के ऊपर आता है सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा रिवर के नीचे काउंट होता है ट्रायंगुलर शेप ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब यही तो शेप बचा आपके पास इंडिया का, हम ये कर रहे हैं, इससे ऊपर का हो गया सेंट्रल हाईलैंड, तो ये ट्रायंगल बन गया ना यहाँ पर, तो दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, so this is triangular in shape, and Satpura range flanks broad base to the north, and while the Mahadeva and the Kamur hills of the Mekal range on the eastern extension में आपको ये सारे देखने को मिलते हैं मैप में। The Deccan Plateau is higher in the west and slope and gently to the eastward। अब यहाँ पर हम ये कुछ फीचर्स इसके काउंट कर रहे हैं। राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करते हैं तो ये फीचर्स आपको लिखने हैं। ओके, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स आर मार्क्ड विद द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं तो इधर वेस्टर्न घाट आ जाता है और इधर ईस्टर्न घाट आ जाता है, जो इस डेक्कन प्लेट्यू को बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है ना। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉर द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। जब प्लेट्यूज की बात कर रहे हैं तो ये जो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट हैं बेसिकली कोस्टल रीजन हो जाते हैं। ठीक है, सो वेस्टर्न घाट इज अबाउट द, जब हम घाट्स की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू रिमेंबर इट एज अ कोस्टल रीजन। ठीक है, कोस्टल रीजन, ये एक सेकेंड इसको अंडू कर लेते हैं। वेस्टर्न घाट इज काउंटेड एज विद द कोस्टल रीजन, इसको हम कोस्टल रीजन के फॉर्म में अंडरस्टैंड करेंगे, ये सब आपका कोस्टल रीजन बनेगा। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। सो वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट वेस्ट की डायरेक्शन में आता है, ईस्टर्न घाट ईस्टर्न डायरेक्शन में आता है। वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस हैं, गो थ्रू प्रोसेसेस में मिल जाते हैं। वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट के कंपैरेटिवली हायर होता है। एवरेज एलिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो 900 to 1600 तक इसकी एवरेज हाइट हम चेक करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्जैक्टली एज अ क्वेश्चन लिखा रखा है 5 पॉइंट्स के साथ में। वेस्टर्न घाट की बात अगर हम आगे देख रहे हैं, दैट घाट इज कॉज द ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, यानी माउंटेन के एक तरफ तो बारिश हो रही है, दूसरी तरफ बारिश ही नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि विंड की डायरेक्शन और जो पैरेलल विंड है वो आगे ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। फर्दर चैप्टर्स में है, डिटेलिंग इसकी हम करेंगे। द रेन बेयरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज अलॉन्ग विद द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट, तो इसलिए यहाँ पर बारिश फ्रंट में होती है, बैक एरियाज में, इंटीरियर में जो प्लेट्यू बनता है ना ट्रायंगुलर प्लेट्यू, वहाँ पर बारिश कम होती है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जो हाइट बढ़ती है ये कहाँ से कहाँ को बढ़ रही होती है, ये नॉर्थ टू साउथ की तरफ इंक्रीज होता है। कहाँ की तरफ को, साउथ की तरफ को बढ़ती है, माउंटेन रेंज बढ़ती जाती है। हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमोदी, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमोदी, दैट इज 2695 मीटर की हाइट है। दोदा बेटा दैट इज अ 2637 मीटर ऑफ हाइट, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है। आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया हुआ है साथ में, अनाईमोदी हाईएस्ट इज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द, अब ये आप तमिलनाडु केरला ये वाले रीजन यहाँ पर देखते हैं। दूसरा आता है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट, हिल्स है ना, ये छोटी छोटी हिल्स हैं, ये देखो यहाँ पर आपको दिखाया, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट हिल ऑफ दिस ईस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट अनाईमोदी, यहाँ की महेंद्रगिरी। तो एवरेज हाइट अगर हम बात करते हैं तो 600 मीटर है, तो यानी वेस्टर्न घाट से ये छोटा है। ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम द महानदी वैली से लेकर के यहाँ ये जो पर्टिकुलर इसका पोर्शन स्ट्रेच्ड है नाइग्रीज और द महानदी हिल्स वैलीज के बीच में, सॉरी। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर, बीच बीच में ब्रेक होते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। रिवर कट होती हैं तो उसको ब्रेक डाउन करती हैं, कट करती हैं बीच में। महेंद्रगिरी जिसकी हाइट है 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, ये इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक काउंट होती है। डेक्कन ट्रैप एरिया, डेक्कन प्लेट्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम बात करते हैं, दैट द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल आर नोन एज द डेक्कन ट्रैप। अब ये डेक्कन ट्रैप होता क्या है, डेक्कन ट्रैप मतलब ये जो पर्टिकुलर ब्लैक कलर की सॉइल हमें इस एरिया में मिलती है, इसको हम बोल रहे हैं डेक्कन ट्रैप। दिस इज बेसिकली द वॉल्केनिक ओरिजन, हैंस द रॉक आर इग्नियस। यहाँ पर किस तरह की रॉक है, इग्नियस रॉक है, क्योंकि जहाँ भी वॉल्केनिक सरफेस होगा, सेडिमेंटेशन होगा, इग्नियस रॉक ही आएगी। इग्नियस रॉक वॉल्केनिक इरप्शन के बाद ही बनती है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूड ओवर अ टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। अब ये रॉक्स थी, बहुत सालों बाद धीरे धीरे ये ब्रेक डाउन हो गई और चूरे बन गए, तो क्या बन गई, सॉइल बन गई। ठीक है, डेक्कन ट्रैप छोटा सा एक लाइन है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन के लिए, दैट इज द इंडियन डेजर्ट। जब इंडियन डेजर्ट की बात हम करते हैं ना तो सिंपली आपके दिमाग में ये डेजर्ट आ जाता है ना। बट डेजर्ट पूरा ऐसा नहीं है, कहीं पर जो वेस्टर्न मार्जिन है,
वो ऑफकोर्स ऐसा ही है, बट ईस्टर्न राजस्थान की तरफ जब हम करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पर ज्वार बाजरा, कुछ कुछ क्रॉप्स, कुछ कुछ प्लांट, कुछ कुछ कटीली झाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इंडियन डेजर्ट, जहाँ पर हमें डेजर्ट देखने को मिल रहा है, रेत देखने को मिल रही है। सो लेट्स मूव टॉक क्विकली इज अबाउट द मेन फीचर्स की बात अगर हम करते हैं तो अब यहाँ पर जो हिल्स हैं वो कौन सी हैं? आरावली हिल्स। और आरावली हिल्स की इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इट इज़ द ओल्डेस्ट हिल। ठीक है, ये सबसे पुरानी हिल्स हैं। जैसे हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन, सबसे यंग है, सबसे बाद में बने हैं, तो ये आरावली ओल्डेस्ट हैं। इट कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? ये आपको दिख रहे हैं ना, इस तरह के, पीछे पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पर आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के देखो, एलिवेटेड लैंड मास एरिया, यहाँ पर इस तरह के ये बन जाते हैं। रेत एक जगह से उड़ती है और दूसरी जगह ढेर बन जाती है, तो इस तरह का एक छोटे सा ट्रायंगुलर शेप हमें दिखता है, विच इज नोन एज द सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव द वेरी लो रेनफॉल बिलो द 150 mm पर ईयर। ऑन एन एवरेज जब हम चेक करते हैं तो इससे ज़्यादा की बारिश यहाँ पर नहीं होती है। एरिड क्लाइमेट यहाँ की होती है, लो वेजिटेशन कवर होता है, और यही रीज़न है, कम बारिश होने की वजह से ही जो लैंड है वो धीरे, आज से नहीं ना, सालों से बारिश हो ही नहीं रही, तो धीरे 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 सॉइल कन्वर्ट हो गई, ड्राई हो गई कंप्लीटली, और वो रेतीली बन गई। अब यहाँ पर सिंगल रिवर है इस एरिया की, छोटी सी, दैट आर लोनी रिवर। तो याद रखना है आपको, राजस्थान के एरिया में, डेजर्ट एरिया में सिर्फ और सिर्फ छोटी सी एक रिवर है, दैट इज द लोनी रिवर। बार्चन, दैट इज प्रेजेंट एज क्रिसेंट शेप ड्यून। क्रिसेंट का मतलब होता है हाफ मून, ये जो हाफ मून शेप होता है ना, इसको बोलते हैं हम क्रिसेंट। तो इस तरह के शेप में यहाँ पर हमको बार्चन्स देखने को मिलते हैं। यानी होता क्या है, ये जो सैंड ड्यून्स है, नीचे से हवा चलती रहती है, क्योंकि बैरियर्स नहीं है तो बहुत तेज हवा चलती है, चलना मुश्किल होता है, तो नीचे वाले पार्ट को इरॉड कर देती है हवा, इस नीचे वाले पार्ट को इरॉड कर देती है, और ऊपर अम्ब्रेला जैसा बना रह जाता है। तो क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं लार्ज एरियाज में। लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स बिकम द मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान, यानी वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ, राजस्थान का जो वेस्टर्न डायरेक्शन है वहाँ ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगली फिजियोग्राफिक डिवीजन इज द कोस्टल प्लेन एरिया। कोस्टल आपको बताया था समुद्री किनारा, ठीक है, यानी जो हमारा समंदर के पास ये जो एरिया है, इट इज़ कॉल्ड द कोस्टल रीजन। So the coastal plain, peninsular plateau, flanked with a stretch of the narrow coastal strip running along with the Arabian Sea and the west and the Bay of Bengal in the east। एक तरफ हमारा ईस्ट में आता है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में आता है हमारा अरेबियन सी। अब इस कोस्टल प्लेन को भी हम डिवाइड करते हैं दो डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया और ईस्टर्न कोस्टल एरिया हो गया, राइट। वेस्टर्न कोस्ट एरिया की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हम फिर से इसका डिवीजन करते हैं। ये पूरे लंबी स्ट्रेच, ये जो लंबी स्ट्रेच लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको भी हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं फिर, ओके। सो हेयर is some important feature. The western coast, that is the sandwich between the Western Ghat and the Arabian Sea, is a narrow plain area. It consists of the 3 sections. कौन कौन से हैं? कोंकण, जो मुंबई और गोवा के बीच में स्ट्रेच करता है। सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। इसके बाद जो बीच में आता है कन्नड़ प्लेन एरिया, वो कहलाता है। एंड द लास्ट सदर्न ट्रिप में जो जाता है, दैट इज द मलाबार कोस्ट एरिया, ठीक है। यानी गुजरात के नीचे आप देखेंगे तो इसको हम यहाँ पर कोंकण बोलेंगे। उसके बाद बीच वाला कन्नड़ एरिया कहलाता है। केरला में सबसे नीचे मलाबार कोस्टल रीजन साथ में ये डिवाइड कर रहा है। तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया को हम इस तरह से 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। दूसरी तरफ ईस्टर्न कोस्टल एरिया हो गया, दैट प्लेन इज अलॉन्ग विद द बे ऑफ बंगाल एंड नॉर्दर्न सिकारास। अब इसको भी हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर 2 पर्टिकुलर टर्म के साथ में। सो नॉर्थ की तरफ जो है दैट इज द नॉर्दर्न सरकार, एंड दूसरी तरफ सदर्न, उसी के सदर्न में आता है कोरोमंडल। यानी आपको सिंपली याद रखना, ये हम ये डिवीजन कर रहे हैं, नॉर्थ ये ऊपर हो गया, साउथ ये नीचे हो गया, ठीक है। तो साउथ में दिस इज द सदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्टल एरिया। लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी एंड गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फॉर्म एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट एरिया। ये सारी रिवर्स यहाँ पर हैं और डेल्टा बनाती हैं बड़ा सा लास्ट में। लेक चिलिका, ये आपको याद रखना है, ईस्टर्न कोस्ट में हमको लेक चिलिका मिलती है, दैट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। नेम द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, चिलिका लेक। कौन सी लेक है? चिलिका लेक। चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट salt water lake in India. What is the largest salt water lake in India? Chilika Lake is the largest salt water lake in India. Salty पानी है, इसका फ्लेवर है। It lies in the state of the Odisha to the south of the Mahanadi Delta and is an important feature of along with the eastern coast. तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर हो गए हमारे कोस्टल रीजन के। अब आता है हमारा लास्ट में आइलैंड ग्रुप। आइलैंड जैसे आपको पहले ही बता दिया है, ये लैंडमास एरिया है, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, ठीक है, यहाँ भी पानी। तो बीच में जो लैंडमास एरिया है ये बन गया आइलैंड, विच इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम ऑल 4 साइड, इज कॉल्ड द आइलैंड। अब इस आइलैंड को भी हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको क्लासिफाइड मैनर में यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेन किए हैं, डिटेल बट वेरी स्पेसिफिक टर्म। जो आपका एग्जाम के लिए आना है उतना ही मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है कि आप इनको कवर करके कंप्लीटली रिवाइज कर लेंगे। सो द आइलैंड ग्रुप्स की बात जब हम करते हैं, वी स्टडी हेयर एज द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, और दूसरा आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। तो जब हम मैप ऑफ द कंट्री की बात करते हैं तो हमारे सदर्न पोर्शन में ये दोनों आइलैंड ग्रुप हैं। कंट्री के इस तरफ हमारा आता है इस द लक्षद्वीप, सॉरी इस तरफ आ जाता है, एक सेकेंड क्यों मूव कर जा रहा है,
लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, और दूसरी तरफ आता है टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आइलैंड ग्रुप्स, लक्षद्वीप और दूसरी तरफ आ जाता है अंडमान। चलिए इसको पढ़ते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इज लोकेटेड क्लोज टू द मलाबार कोस्ट ऑफ द केरला। सबसे लास्ट में मलाबार था ना, तो उसके पास में आ गया कौन सा, लक्षद्वीप। दिस कंपोज ऑफ ए स्मॉल कोरल आइलैंड, इसको कोरल आइलैंड बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको लिखा है, वाई द लक्षद्वीप इज नोन एज द कोरल आइलैंड, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड विद द वेरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोलिप्स की आउटर शेल से बना हुआ है, तो इसको कोरल आइलैंड बोला जाता है। अर्लियर दे वर नोन एज द लैकदीव एंड द मिनिकॉय एंड द एमनदीव, इनके पुराने नेम है, बट वर द अर्लियर नेम। इन 1973 दीज वर नेम्ड एज द लक्षद्वीप। इट कवर द स्मॉल एरिया ऑफ द 32 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसकी कैपिटल क्या है, कावारटी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, Kavarati Island is the administrative headquarter of the Lakshadweep. अंडमान एंड निकोबार जो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्ट्रेच करता है, दैट इज अ चेन ऑफ द, चेन मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके ना ये टेल सी बन जाती है, ये ऐसे स्ट्रेच करता है नैरोवर शेप में आइलैंड ग्रुप। सो इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक ये स्टैंड कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ रन कर रहा है। टेल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, देखने को आपको मिलेगा मैप में। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमेरियस एंड स्कैटर्ड। ये आइलैंड लक्षद्वीप के कंपैरेटिवली अंडमान एंड निकोबार बिगर है साइज में, न्यूमेरियस मतलब न्यूमेरिकली भी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा आइलैंड ग्रुप है, उसमें कम है। दे एंटायर ग्रुप वहाँ पर 250 के पास में कुछ बनता है और यहाँ पर ये 500 के पास पहुँच जाता है, मैं रफ बता रही हूँ। द एंटायर ग्रुप आइलैंड डिवाइडेड इंटू द 2 ब्रॉड कैटेगरीज, द अंडमान इज द नॉर्थ एंड द निकोबार ऑफ द सदर्न। इंडिया इज ओनली द एक्टिव वॉल्केनो फाउंड इन द बैरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो इस अंडमान निकोबार में हमें यहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो भी मिलता है। सो दिस ऑल अबाउट द चैप्टर। इसके साथ में ही आपको मैप ऐड करके हमने बताए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन पर्पस ऑल्सो। सो दिस ऑल वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, क्या क्या हमने पढ़े, माउंटेन, उसके बाद हमने पढ़े नॉर्दर्न प्लेन, हमने पढ़े प्लेट्यूज, हमने पढ़े कोस्टल रेन, एज वेल एज वी लर्न इज अबाउट द डेजर्ट छुट्टियाँ यहाँ पर। सो दिस ऑल अबाउट द चैप्टर। और आप इसको अच्छे से सुन लीजिए, एक बार बुक में देख लीजिए, फिर से इसको सुन लीजिएगा, आराम से लगा दीजिए, बस आइज क्लोज करके सुनते रहेंगे दूसरी बार में, क्योंकि पहले आप देख चुके हैं, तो ये फिर से रिवाइज हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी फीड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव कवर्ड हेयर, एक एक चीज़ को अच्छे से सुन लेना एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। मिलती हूँ अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।